हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनल पांडे और अपने इस यूट्यूब चैनल पर और अपने पेज फेमाइन वेलनेस पर आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अस्थमा क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और वो कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि किस तरह से होम्योपैथी अस्थमा के लिए हेल्पफुल है, कैसे आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पे ही बात करूँगी। देखिए, बेसिकली अस्थमा एलर्जी होती है और एलर्जीज़ जो हैं ये आपकी बॉडी का हिस्सा हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, ठीक है। तो इट इज़ एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ योर बॉडी, और जिस तरह से आपका ब्लड ग्रुप नहीं चेंज हो सकता, उसी तरह से जो आपकी बॉडी की किसी एलर्जन के प्रति जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन ये कर सकती है कि वो काफ़ी हद तक इस रिस्पॉन्सिवनेस को कम कर दे, जिससे कि अस्थमा की इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी सीवियरिटी काफ़ी हद तक कम हो जाए और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। तो ये होम्योपैथिक का रोल होता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट का। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू यू टू कीप मॉडर्न और एलोपैथिक मेडिसिन्स विद यू एंड यू मस्ट यूज़ इट इफ़ नीडेड। तो कौन कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको लेकर के आप अपने अस्थमा से 80 to 90% तक रिलीफ पा सकते हैं। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करती हूँ मैं डलकामारा की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ अपनी मेडिसिन शुरू करने से पहले, कि अस्थमा के जो कॉमन सिम्टम्स है, इसके साथ साथ होम्योपैथी में हमें पेशेंट के पिक्यूलियर सिम्टम्स जानने की ज़रूरत पड़ती है, कि और उसकी मोडालिटीज़ को जानना पड़ता है, और उसी के ही आधार पर हम अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स हैं अस्थमा में होम्योपैथी में। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि सिम्टम्स के आधार पर ही हम उसके मेंटल और फिज़िकल जनरल्स उसके लेकर के ही उसके पिक्यूलर सिम्टम्स लेकर के ही हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आप में वो कुछ अगर पिक्यूलर सिम्टम्स हैं तो उसके आधार पर ही आप अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन करिएगा। जैसे कि डलकामारा की बात कर रही हूँ मैं। डलकामारा जो है वो डैम्प वेदर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे पेशेंट को कफ जो उसका होता है वहाँ पे रैटलिंग साउंड रहती है, मतलब कफ में एक घबराहट जैसी आवाज़ बनी रहती है, और म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। पेशेंट थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क कर लेता है तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ऐसे में डलकामारा आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। और चेस्ट में पेन्स भी इसको रहते हैं, ये कॉमन सिम्टम है। बट इसका पिक्यूलियर सिम्टम यही है कि जहाँ पे टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर वेयर द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, डलकामारा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी वहाँ पर अस्थमा में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी ब्रोमियम। ब्रोमियम भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है। स्पेशली इसका जो असर रहता है वो लैरिंग्स पे और ट्रैकिया पे बहुत ज़्यादा रहता है। और इसमें भी जो चेस्ट के पेन्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है कि जैसे मैंने कि डलकामारा में आपको बताया कि फ़िज़िकल एक्सर्शन थोड़ा सा भी कर लेता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ ब्रोमियम में थोड़ा सा भी वो फिज़िकल वर्क कर ले, एक्सरसाइज कर ले, तो उसके जो अस्थमा है वो बेटर फील करता है उसमें। और जब वो रेस्टिंग कंडीशन में आता है तो वहाँ पे उसको कफ की प्रॉब्लम से या डिज़निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, उसको शिकायतें होने लगती हैं। ऐसे में आप ब्रोमियम का यूज़ करिए, 30 पोटेंसी में इसको लेकर के आइए। और 3 to 4 ड्रॉप्स आपको सुबह दोपहर शाम लेनी है। सीधा टंग पे भी यूज़ कर सकते हैं या आप थोड़े बहुत पानी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करूँगी ब्रानिया की। ब्रानिया में राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड लंग्स पे इसका ज़्यादा असर देखा गया है। और इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है कि इसमें जो चेस्ट में जो पेन्स होते हैं वो स्टिचिंग टाइप के पेन्स होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सुइयाँ सी जैसे चुभ हो रहा है। और इतना ज़्यादा नॉक्टर्नल और ड्राई कफ रहता है कि पेशेंट रात में उठ करके बैठ जाता है और अपनी चेस्ट को होल्ड कर लेता है, पकड़ करके रख लेता है। थोड़ा सा भी वो खाएगा या पिएगा तो उसके कफ के अटैक्स शुरू हो जाएंगे और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ जाएगी, वॉमिट भी हो जाती है। गर्म रूम में जो है जाएगा तो वहाँ भी उसको अनइजीनेस रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा और कफ की प्रॉब्लम से बढ़ने लगेंगी। ऐसे में आप ब्रानिया का चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन, अच्छा ब्रोमियम के एक और ख़ास बात मैं आपको बताना भूल गई कि ब्रोमियम का जो एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि
पेशेंट को सांस अंदर लेने में दिक्कत होती है, इनहेल करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी जो मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ, मिडोराइनम जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, मिडोराइनम में जस्ट इसका अपोजिट है। पेशेंट को एक्सहेल करने में, सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये पिक्यूलियर सिम्टम हमें देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सा सिम्टम्स सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, उसके आधार पर हम चुनाव करते हैं मेडिसिन का। जैसे ब्रोमियम में इनहेल करने में दिक्कत हो रही है, तो मिडोराइनम में एक्सहेल करने में दिक्कत हो रही है। और जो मिडोराइनम का पेशेंट है वो उसका जो कफ का अटैक्स है, उसको पेट के बल जब वो लेटता है तब उसको कहीं जाकर के अपने कफ में या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग में उसको आराम मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करूँगी मैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक भी बहुत 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 अच्छी मेडिसिन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। मिडनाइट इसका एग्रावेशन होता है। इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है, मिडनाइट एग्रावेशन होगा। रात 12 से 2 बजे तक 2 बजे के बीच में इसको अटैक आएगा। और साथ ही साथ पेशेंट को रेस्टलेसनेस बहुत रहेगी। पेशेंट बिल्कुल भी लेट नहीं सकता। सफोकेशन की वजह से पेशेंट बिल्कुल भी लेट नहीं सकता। रेस्टलेसनेस उसको बहुत ज़्यादा रहेगी और 12 से 2 के बीच में उसको अटैक आते हैं। तो ऐसे में आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करूँगी मैं सैम्बुकस की। सैम्बुकस बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जहाँ पे नेज़ल ब्लॉकेज की शिकायत हो जाती है, नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, बच्चा बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाता और रात में अचानक से उठ करके बैठ जाएगा और सफोकेटिव टाइप की फीलिंग होगी। सफोकेटिव कफ उसको रहते हैं और इतना ज़्यादा कफ उसको रहता है कि बच्चा जो है वो नीला सा पड़ने लगता है। तो ड्राई वूपिंग कफ के अटैक्स रहेंगे इसको। ऐसे में आप बच्चों को सैम्बुकस दे सकते हैं, जिससे कि इनकी ये जो अटैक्स हैं ये काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएं, सीवियरिटी इनकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूँगी आपसे निट्रम सल्फ की। निट्रम सल्फ लेफ़्ट साइड की मेडिसिन है। लेफ़्ट साइड लंग्स पे इसका ज़्यादा असर देखा गया है और स्पेशली जो लोग डैम्प हाउसेस में रहते हैं, डैम्प बेसमेंट्स में काम करते हैं, वहाँ पे धीमे धीमे लॉन्ग टर्म में पेशेंट को कफ की या अस्थमा की शिकायतें होने लगती हैं, अस्थमा डेवलप हो जाता है। तो ये भी डैम्प वेदर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। ह्यूमिड अस्थमा यहाँ पे इसको होता रहता है निट्रम सल्फ के पेशेंट को। और इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है कि पेशेंट को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में कफ के अटैक्स पड़ते हैं और चेस्ट बिल्कुल खाली खाली सा फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ भी रखा नहीं गया है, इतना ज़्यादा उसको ये पिक्यूलियर सिम्टम निट्रम सल्फ के पेशेंट को देखा गया है। ऐसे में आप निट्रम सल्फ को का चुनाव कर सकते हैं। बच्चों में भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर दी जाती है। तो इसको आप लेकर के आइए, इसका यूज़ करिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत हद तक रिलीफ दे देगी। फ्रेंड्स, अगर नॉन स्पेसिफिक अस्थमा है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पिक्यूलियर्स हैं क्या नहीं है, आप एक काम और कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मदर टिंचर्स बता रही हूँ 2-3, आप इनको लेकर के आइए और इसको कंबाइन करके आप यूज़ करिए। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्लाटा ओरिएंटलिस की। एक ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर, दूसरा एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर और तीसरा ग्रैंडिला का मदर टिंचर। ये 3 टिंचर्स आपको लेकर के आने हैं। इक्वल अमाउंट में आपको एक बड़ी बॉटल में फिल करके रख लेना है और इसकी 20-20 बूंदें आपको हाफ कप ऑफ लुकवार्म वाटर में यूज़ करना है डेली। फ्रेंड्स, ये एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आपने नहीं समझ में आ रही है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 80 to 90% तक बहुत हद तक क्योर कर देगी। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी सिलेक्ट कर ली है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ भी आप इन मदर टिंचर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट आपको कोशिश ये करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप खाली पेट लें, जिससे कि उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। और दोनों दवाइयों के बीच में आप आधे से 1 घंटे का गैप ज़रूर रखिएगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को अपना काम करने का टाइम मिल जाए और पैलेटिव ट्रीटमेंट, ये जो मदर टिंचर्स है, ये अपना काम करेंगी। फ्रेंड्स, ये बात है अस्थमा को लेकर के होम्योपैथिक अप्रोच की। मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।